मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका का धरातलीय स्वरूप या रिलीफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, तो इसी कारण इसमें हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के धरातलीय स्वरूप भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इन धरातलीय स्वरूपों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। जैसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा है या मध्यवर्ती मैदान है, पूर्व के उच्च प्रदेश हैं, और उसके पश्चात तटीय मैदान, और मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर में, पूर्व में और पश्चिमी दिशा में जो क्षेत्र स्थित है, और कुछ इसमें द्वीप समूह भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है उत्तरी अमेरिका की जो संरचना है वो विविधता लिए हुए है, और वहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है वहाँ पर विविध प्रकार के आपको धरातलीय स्वरूप जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा की, या जिसे हम कह सकते हैं रॉकी पर्वतीय भाग भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो है एक विस्तृत प्रदेश स्थित है जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा में फैला हुआ है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है जिसे रॉकी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉकी पर्वत के नाम से ये क्षेत्र बहुत ही बड़े भाग को घेरे हुए है। तो ये जो पर्वतीय समूह है इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में हम देख सकते हैं कि ये जो पश्चिमी भाग है इसके प्रशांत महासागरीय तट के सहारे सारे ये बहुत ही बड़े भाग में पर्वत श्रेणी जो है फैली हुई है। एक विशाल भाग इसका आता है जिसकी कि अधिकतम जो चौड़ाई है मध्य भाग में, ये इसका एक बहुत मध्य का भाग है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है हम कह सकते हैं 1600 किलोमीटर के लगभग है, और इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, और तट के समीप जो है पर्वत समूह है जिसमें आप देख सकते हो कॉस्केड है, ये वाला जो क्षेत्र है कॉस्केड, सिएरा निवेदा, सिएरा माद्रे, ये बहुत ही बड़े बड़े पर्वत समूह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बीच में जो ऐसा माना जाता है कि अनेक अंतर पर्वतीय पठार भी हैं, जिनमें अलास्का का पठार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम उत्तर में अलास्का का पठार है, और दक्षिण में कम्बरलैंड का पठार है, और इसके पश्चात जो है इस क्षेत्र में कोलंबिया का पठार है, ग्रेट बेसिन है, कोलोरेडो का पठार है, ये रहा कोलोरेडो का पठार, ये ग्रेट बेसिन है। तो इन पर्वतों के बीच बीच में बहुत से पठारी भाग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं इन पठारों को। अलास्का का पठार, और कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, और कोलोरेडो का पठार। अलास्का के पठार की बात करें तो इसका उत्तरी भाग जो है पठारी भाग है, और इसे यूकन का पठार भी कहते हैं क्योंकि इस पठारी भाग का निर्माण जो है यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 9000 मीटर है, और इसका जो अधिकतर ढाल है वो पश्चिम की ओर है। कनाडा की ओर यूकन का पठार
जो है उसकी ऊंचाई इसका जो ढाल पश्चिम की ओर है और इसके उत्तर की ओर लगभग 1200 मीटर ऊंची रेंज है तथा मुख्य क्षेत्र जो है इसका पूरब से पश्चिम तक लगभग 320 किलोमीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर चौड़ा है। और इसके तट के समीप जो है कई सारी हम कह सकते हैं कि लैगून की झीलें भी पाई जाती हैं। फिर दूसरा जो है वो है कोलंबिया का पठार। इसके नीचे इसमें ओरेगन, वॉशिंगटन, इडाहो राज्यों के मध्य का पठारी भाग आते हैं जिसे कोलंबिया का पठार कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4,62,500 वर्ग किलोमीटर है और ये जो पठार होते हुए भी 1,800 मीटर ऊंचा है। और इस क्षेत्र में अनेक हम कह सकते हैं कि क्रियाशील ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं और कई लावा निर्मित यहाँ पर चट्टानें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लावा निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इन चट्टानों में स्नेक और कोलंबिया नदियों के समीपवर्ती क्षेत्र में जो है उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य यह क्षेत्र एक ग्रेट बेसिन के रूप में स्थित है। ये वाला जो क्षेत्र है ग्रेट बेसिन, जो कि लगभग 5,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से ओरेगन, नेवादा, यूटा, इडाहो राज्यों में पाया जाता है। ये एक हम कह सकते हैं कि इंटीरियर ड्रेनेज का क्षेत्र है। अंतर प्रवाहित नदियाँ जो होती हैं ना उनका क्षेत्र है और कई सारी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पर जो है देखने को मिलती हैं। उनमें सॉल्ट लेक में जाकर के ये छोटी छोटी नदियाँ जो है गिरती हैं और कई सारी झील भी है इसमें। बियर झील है, ग्रेट सॉल्ट लेक है, सोवियर और बोनविले झील है और इसमें और भी कई सारी मुख्य चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा इस महान बेसिन के समीपवर्ती भाग में चारों ओर एक तीव्र ढाल वाला पर्वत पाए जाते हैं जिनके की ढाल एकदम हम कह सकते हैं कि सीधे हैं और गहरी घाटियां हैं। इन्हीं में ही डेथ वैली भी स्थित है। इन गहरी घाटियों में डेथ वैली भी स्थित है। फिर बात आती है कोलोराडो के पठार की। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में जो है कोलोराडो नदी है और वहीं पर ही कोलोराडो का पठार भी स्थित है जिसका विस्तार यूटा, एरिज़ोना राज्यों में पाया जाता है। ये जो पठारी भाग है 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर तक ऊंचा है। इस पठार के मध्य कोलोराडो नदी बहती है और विश्व की सबसे गहरी घाटी का ये जो है निर्माण करती है। और कोलोराडो नदी में अनेक जो है मतलब इसके अलग अलग भाग या खंड में ये बट गई है, जो कि विश्व की प्रसिद्ध 1.5 किलोमीटर गहरी एक घाटी का निर्माण करती है जिसे हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे गहरी घाटी के नाम से ये जानी जाती है तथा इसके साथ ही साथ इस रॉकी पर्वत में कहीं कहीं पर बड़े ही अच्छे दृश्य जो हैं देखने को मिलते हैं। जैसे इसी पर्वत श्रेणियों के मध्य येलो स्टोन पार्क है जिसमें कि हम कहते हैं ना गर्म पानी के जो झरने हैं, कहीं ठंडे पानी के कहीं गर्म पानी के, बहुत ही एक सुंदर यहाँ पर येलो स्टोन पार्क जिसे है ये विश्व प्रसिद्ध है। और इस प्रदेश में अनेक नदी घाटियाँ हैं और झीलें हैं तथा इसके उत्तरी भाग में ज्वालामुखी पर्वत, जैसे मैंने बताया था इस वाले क्षेत्र में कई ज्वालामुखी पर्वत हैं जिसमें कि इग्नियस रॉक्स मिलती हैं और जिसमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं।
नदियों ने इन पठारों को क्या कई जगह मतलब कटा फटा कर दिया है, और कहीं कहीं बहुत गहरी घाटियाँ हैं। इसमें कोलोराडो नदी की घाटी हम सब मानते ही सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रैंड कैनियन, जो कि लगभग 2000 मीटर तक गहरी है। और समुद्र तल से नीचे जो हम कहते हैं जो डेथ वैली है, वो भी समुद्र तल से लगभग 150 मीटर और गहरी है, वो भी इस क्षेत्र में स्थित है। फिर इसके जस्ट इसके पूर्व में हम देखते हैं इसके विपरीत स्थिति है, जहाँ पर कि अपलेशियन पर्वत प्रदेश स्थित है, और पूर्वी भाग में उत्तर से पूर्व की दिशा में ये फैले हुए हैं, और इनकी जो लंबाई है 164 किलोमीटर और के लगभग है। और इसमें कम्बरलैंड का पठार एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसमें कहते हैं कि ग्रेनाइट जो है कि कठोर चट्टानें देखने को मिलती हैं। कुछ स्थानों पर चूना पत्थर की भी चट्टानें हैं। और इसी क्षेत्र में ब्लू रिज एक माउंटेन है, पर्वत है, जो कि काफ़ी ऊंचे हैं परंतु प्राचीन हैं, और इसके मध्यवर्ती भाग में भी अनेक घाटियां हैं। यदि हम इन दोनों की कंपैरिजन करें, अपलेशियन पर्वत और रॉकी माउंटेन की, तो दोनों में एकदम विपरीत संबंध है। कहने को दोनों वलित पर्वत हैं, लेकिन अपलेशियन जो है वो बहुत ही पुराने हैं। जैसे हमारे भारत में हम हमारे अरावली माउंटेन है, उसी तरह ही उत्तरी अमेरिका में ये अपलेशियन जो है एक प्राचीन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, उच्च प्रदेश में अनेक इसके बीच बीच में हम कह सकते हैं मैदान भी हैं, पैनी प्लेन भी है, और कई इसकी घाटियाँ बहुत चौड़ी हैं और कम गहरी हैं और कृषि के लिए उपयुक्त है। जबकि इसके विपरीत रॉकी माउंटेन में यदि हम देखें तो इसकी घाटियाँ जो है बहुत ही गहरी है, सकड़ी है, और ये पर्वत जो है बहुत ही एक लंबे क्षेत्र में फैले हुए हैं, बहुत विस्तृत है। आप देख सकते हो कि ये पूरे इतने पश्चिम की ओर बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। महाद्वीप का लगभग हम कह सकते हैं कि ये 25% भाग को घेरे हुए हैं, और इसमें कई सारे जो है स्थान भी देखने मतलब रमणीक स्थान है। और अपलेशियन जो है आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में कोयले की खानें और लोहे की खानें जो है विशेष रूप से देखने को मिलती है। और यहाँ पे कई खनिज, पेट्रोल के भी भंडार हैं, कोयले के भी भंडार बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं संचित भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा जो भाग है वो है मैदानी क्षेत्र का, मध्यवर्ती मैदान। इसे भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है मैकेंजी नदी का बेसिन जो है, मैकेंजी नदी है, ये कनाडा में स्थित है मैकेंजी नदी। ये जो मैकेंजी नदी है ये रॉकी पर्वत और कैनेडियन शील्ड के मध्य स्थित है, और इसका जो अधिकतर भाग है वो टुंड्रा प्रदेश प्रकार की जलवायु में स्थित होने के कारण इसका जो महत्व है वो इतना आर्थिक महत्व इसका कम है। फिर इसके नीचे ही प्रेरी का मैदान है, रॉकी पर्वत से महान झीलों तक विस्तृत है ये मैदानी भाग। ये जो क्षेत्र है ये
ये हम देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है मैकेंजी का था, उसके नीचे ही ये महान झील क्षेत्र स्थित है और इसके निकट ही प्रेरी के मैदान स्थित है। रॉकी पर्वत से महान झीलों तक विस्तृत है। विश्व की जो हम कह सकते हैं कि मुख्य जो गेहूं की उत्पादक क्षेत्र है ये। फिर तीसरा जो क्षेत्र है मध्यवर्ती मैदानों में, वो सेंट लॉरेंस और महान झीलों का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है कनेडियन शील्ड अपलेशियन पर्वत श्रेणियों के मध्य है। ये हमारे अपलेशियन पर्वत है, ये ऊपर पूरा कनेडियन शील्ड का भाग है और बीच में ये एक महान झीलों का प्रदेश है, सेंट लॉरेंस और महान झीलों का। इसमें 5 झीलें हैं, जिसमें मिशिगन, ह्यूरन, सुपीरियर और ये बड़ी झीलें हैं, और इरी, ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य नदी है जो कि व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस नदी और महान झीलों से होकर जो है बड़े बड़े जो जलयान हैं वो जो है यहाँ से सामान लेकर, यहाँ पर स्थित लोहे की खानें हैं, 5 यहाँ पे लोहे की खानें, वो यहाँ से लेकर और इधर की तरफ जाते हैं और यहाँ से जो है कोयला लेकर वापस इधर आते हैं, तो उन्हें खाली नहीं आना जाना पड़ता। तो ये एक बहुत ही सस्ता जो है जल यातायात उपलब्ध कराते हैं। विश्व भर में इसकी जो है उपयोगिता बहुत ही सबसे अधिक मानी जाती है। फिर है इसी के ही नीचे एकदम मिसिसिपी नदी है, तो ये मिसिसिपी की घाटी है। रॉकी और अपलेशियन के मध्य जो है विशाल मिसिसिपी नदी का मैदान है। इसकी 4 सहायक नदियाँ मिसौरी, अरकनसास दाहिनी ओर से मिलती हैं और ओहायो तथा टेनेसी बाईं ओर से आकर इसमें मिलती हैं। इसका बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, इसीलिए ये व्यापार के लिए उतनी लाभदायक नहीं है जितनी कि सेंट लॉरेंस रिवर है। उत्तर से आती है और दक्षिण की ओर आती है, तो इसलिए इसका महत्व सेंट लॉरेंस की अपेक्षा जो है कम हो जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कनेडियन शील्ड। हडसन की खाड़ी के चारों ओर महान झीलों तक विस्तृत ये भाग है जिसे कनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। एक उच्च प्रदेश है और इस प्रदेश में लेब्राडोर नामक पठार है और अपलेशियन पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग आते हैं। ये वाला जो भाग है कनेडियन शील्ड है। ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि प्राचीन जो है, अत्यंत प्राचीन क्षेत्र है और बहुत ही कठोर शैलों से या कठोर चट्टानों से निर्मित है, और जिसे कि ये जो घिस कर मतलब एकदम से सपाट कर दिया है। और इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है 500 से 750 मीटर तक ही है। लेब्राडोर का पठार है इसमें मुख्य रूप से, जिसकी की ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व यह जो है हिमानियों द्वारा ढका हुआ था, आच्छादित था, और हिमानी अपर्दन द्वारा ये समतल बना दिया गया। और ये इसमें जो है अधिकतर पुरानी हम कह सकते हैं रवेदार चट्टानों से ये निर्मित है। फिर उत्तरी अमेरिका में तटीय मैदान भी है। महाद्वीप के पूर्व में अपलेशियन पर्वत और समुद्र तट के बीच एक लंबा सकड़ा जो है तटीय मैदान है। ये जो क्षेत्र है, इधर अपलेशियन है और इधर अटलांटिक सागर है, और ये जो एक भाग है तटीय मैदान, यह लगभग 1500 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं कहीं पर तो इसकी चौड़ाई जो है बहुत ही कम हो गई है, 60 किलोमीटर तक रह गई है। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ही अधिक चौड़ा है, लेकिन इस मैदान की जो मिट्टी है वो बहुत ही
उपजाऊ है, क्योंकि अनेक नदियाँ निकलकर पूर्व पश्चिमी दिशा में बहती हैं, जिसमें मुख्य नदियों में हडसन, मोहाक, डेलावेयर, सस्केहाना, पोटोमैक, जेम्स, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ मैदानी भागों में उतरते समय हम कहते हैं ना, नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी का जमाव यहाँ पर करती हैं। और पर्वत पदीय या पीडमाउंट क्षेत्र के मध्य जो है कई फॉल भी बनाती है, और इन प्रतापों की निचली जो वाली रेखा को प्रताप रेखा या फॉल लाइन कहते हैं। और मैक्सिको खाड़ी के तटवर्ती मैदानी भागों का जो विस्तार है फ्लोरिडा से लेकर के मैक्सिको तक है, और ये समतल उपजाऊ तटीय मैदानी भाग है, जिसका कि निर्माण मिसिसिपी नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के से हुआ है। इसके पश्चिमी तट पर तटीय भाग का अभाव है, और इस कारण यहाँ पर जो है एक हम कह सकते हैं टूटा हुआ सकड़ा मैदानी भाग उत्तर दक्षिणी दिशा में फैला हुआ है। पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण में अनेक पर्वत श्रेणियों के विस्तार के कारण पश्चिम की ओर से आने वाली जो है आंतरिक हवाओं भाग में जाने से वंचित रह जाती है। इस कारण यह जो है पर्वतमाला का पूर्व पश्चिमी भाग अधिकांश रूप से हम कह सकते हैं कि एक होता है ना रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र में जो है वो रह जाता है। इस तटीय प्रदेश में अनेक पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कॉस्केट रेंज और पिल माटे घाटी है। कैलिफोर्निया घाटी भी इसी तट पर स्थित है। सिएरा नेवेदा और के मध्य है। इस घाटी में सैक्रामेंटो और सान जैक्विन नदियाँ जो है विशाल मात्रा में जो है उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाती हैं, जिसके कारण समतल मैदानी भाग का निर्माण संभव हो सका है इस वाले क्षेत्र में। तो इसका कुछ भाग ही जो है बहुत उपजाऊ है, लेकिन अधिकतर भाग जो है इसका उतना उपजाऊ नहीं है जितना कि पूर्वी तटीय प्रदेश है। फिर उत्तरी अमेरिका में जो है एक उच्च केंद्रीय अमेरिका का उच्च प्रदेश और पश्चिमी द्वीप समूह भी है। इसका विस्तार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको, मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह में पाया जाता है। और रॉकी की जो श्रृंखला है मैक्सिको के दक्षिण में सिएरा माद्रे और सिएरा निवेदा के नाम से जानती है। सिएरा माद्रे की जो पर्वत श्रेणी है मैक्सिको से होती हुई आगे तक जाती है, और यह पश्चिमी सिएरा माद्रे और पूर्वी सिएरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के नाम से, मतलब आगे ये जाकर दो भागों में, पूर्व और पश्चिम भागों में जो है बढ़ जाती है। ये मोर्टार पर्वत श्रेणियां हैं जिनका की विस्तार मध्य अमेरिका के पनामा, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ देशों में जो है उत्तर से दक्षिण में पाया जाता है। इन पर्वत श्रेणियों के क्रम को एंटीलियन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो शाखाएं हैं पश्चिमी द्वीप समूह में जो है अंतिम शाखाएं वहाँ देखने को मिलती है, लेकिन दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में इसका अभाव पाया जाता है। इस प्रदेश में कई ज्वालामुखी पर्वतों की भी अधिकता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं, और कई ग्रेनाइट की चट्टानें भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो ये एक जो भाग है वो यहाँ तक लगभग चला गया। तो ये था उत्तरी अमेरिका का धरातलीय स्वरूप। थैंक यू।